मध्य वर्ग बोले तो मिडिल क्लास के लिए बजट के क्या मायने हैं, इसी के मद्देनजर उस संदेश का संशोधित रूप आपके सामने मैं रख रहा हूं। मिडिल क्लास से होना किसी वरदान से कम नहीं है, आप इसे अभिशाप भी मान सकते हैं। मिडिल क्लास जिंदगी में कभी बोरियत नहीं होती, कुछ न कुछ आफतें लगी रहती हैं। इन्हें न तो तैमूर जैसा बचपन मिलता है और न ही अनूप जलोटा जैसा बुढ़ापा। ये ताउम्र अपने आप में उलझे रहते हैं। दरअसल मिडिल क्लास मंदिर के लटकते घंटे के समान है, जिसकी अल्पमत, बहुमत, दक्षिणपंथी, वामपंथी हर प्रकार की सरकारें पूरे दम से बजाती हैं। मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी जतन से पैसा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचा कुछ भी नहीं पाता। सरकार इतने सारे टैक्स और सेस वसूलती है कि मिडिल क्लास आदमी सेस और सेक्स का अंतर भूल जाता है। इसी तरह बजट दर बजट चावल उबल गया, दूध जल गया टाइप सपने देखते हुए मध्यवर्ग अपनी जिंदगी बिता देता है। इस बजट में भी इसके लिए बस इतनी ही उम्मीदें हैं। इस बार के बजट में सरकार ने मजबूती के साथ अपने संसाधनों को बेच देने के कई प्रस्ताव रखे हैं। अब इसके लिए निजीकरण का इस्तेमाल नहीं होता है, मोनेटाइजेशन का होता है। वैसे दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आते हैं उन चीजों पर जो पूरी तरह बिक जाएंगी या आधी बिकेंगी या थोड़ी थोड़ी बिक जाएंगी। इनका औपचारिक नाम है एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों को बेचा जाएगा। कौन से बैंक होंगे, हर बैंक वाला गेस कर रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देगी, इसके लिए आईपीओ लाएगी। गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल की पाइपलाइन को मोनेटाइज किया जाएगा, इसे भी समझें बेचा जाएगा। टायर 2, टायर 3 शहरों के हवाई अड्डे बेच दिए जाएंगे। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के वेयर हाउस की भी हिस्सेदारी बेच दी जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 5 हाईवे को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाएगा। पिछले बजट में सरकार ने 2024 तक एनएचएआई की 6000 किलोमीटर की लंबाई के 12 नेशनल हाईवे को मोनेटाइज करने की बात कही थी। खेल के स्टेडियम भी बेचे जाएंगे। बजट के एनेक्स्चर 3 के पेज नंबर 39 पर विनिवेश की नीति का लक्ष्य लिखा है। ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार के उद्यमों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक सेक्टर में बांटा गया है। स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक दोनों ही सेक्टर में सरकारी उद्यमों के निजीकरण या फिर बंद कर देने की बात कही गई है। एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस से लेकर बैंक, बीमा, पेट्रोलियम और पावर सेक्टर तक, इन सभी में प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसर बनाए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर ही चलाएंगे। जिनका निजीकरण नहीं होगा उनका विलय होगा या फिर सरकारी उद्यम बंद कर दिए जाएंगे। भारत सरकार का बजट आया तो चैनलों ने इसे डिकोड करने के लिए भांति भांति के इंतजाम किए। इनमें से एक इंतजाम था भारत के महान लब्ध प्रतिष्ठ अर्थशास्त्री रामदेव बाबा का बजट ज्ञान। यह बात मैं व्यंग्य या मजाक में नहीं कर रहा हूँ। बाबा रामदेव वास्तव में वित्त के बड़े पुजारी हैं, लेकिन वित्त का पुजारी होना एक बात है, अर्थशास्त्री होना दूसरी बात। लेकिन ये बात एंकराओं को कौन समझाए। आपको क्या लगता है, इस बजट से अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार होगा? अब बताइए, बाबा से इस सवाल का क्या तुक है। लेकिन ये न तो अकेला चैनल है और न ही ये अकेली एंकरा है। बाबा रामदेव, आपने अपने पहले ही जवाब में बहुत डिटेल में आप गए कि क्या कुछ सरकार द्वारा ऐलान किए गए एक्सपेंडिचर के लिहाज से भी आपने बात की, एक उद्यमी के तौर पर भी आपने बात की। मिडिल क्लास ये सवाल पूछ रही है, बाबा रामदेव, हमसे दिक्कत क्या है, हमें कुछ क्यों नहीं मिला? बाबा यही नहीं रुके, बाबा संपूर्ण भक्ति मोड में चले गए। सभी से कहूंगा कि जिन लोगों के लिए कोई खास ऐलान नहीं हुए हैं, उनके लिए भी सरकार फ्यूचर में जरूर सोचेगी, क्योंकि ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ मोदी जी जिसका कोई अपना कुछ एजेंडा नहीं है, एक फकीर आदमी है, उसकी आंखों में सपना है एक स्वर्णिम भारत का। बाबा की भक्ति का आलम ये कि उन्होंने साथ में इसे चुनाव मुक्त वाला सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। ये वोट वाला बजट नहीं, ये देश बनाने वाला बजट है। कुछ लोग वोट बैंक के लिए बजट बनाते हैं, और मैं इसलिए नहीं कि मैं मोदी जी से प्रेम करता हूँ। पर क्या ये चुनाव मुक्त बजट है? इसका जवाब है नहीं। जिन 4 राज्यों में आगामी कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनका बहुत खास ख्याल इस बजट में रखा गया है। इस माजरे को देखने के बाद चैनलों के लिए एक सलाह है कि आपस में ही कुछ पैसा चंदा करके बाबा को एक कैमरा और एक कैमरामैन उपलब्ध करवा दिया जाए। एक ही बात के लिए एक ही सेटअप पर बार बार बाबा जी को परेशान करना ठीक नहीं। और दूसरी सलाह खास आप लोगों के लिए, यह बहुत जरूरी सलाह है, ध्यान से सुनिएगा।
आपने ध्यान दिया कि बाबा रामदेव को ये चैनल अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर विषय पर ज्ञान देने के लिए क्यों बुलाते हैं, जिस विषय में न तो उनकी कोई विशेषज्ञता है न कोई खास ज्ञान। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाबा इन चैनलों और अखबारों को सबसे ज्यादा विज्ञापन देते हैं। जहां से पैसा आता है उसे ये चैनल कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते, भले ही इसके लिए इन्हें आपके हित से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज करना पड़े। हमने पहले भी आपसे कहा है और आगे भी कहेंगे, इस मॉडल को खत्म करने के लिए आगे आइए, अपने हाथ में लगाम पकड़िए। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही एक प्रयास है, सब्सक्राइबर्स के समर्थन से चलने वाला एक मीडिया। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। बजट लिखने वाले का कौशल कमाल होता है। उनके वाक्यों में इरादे से लेकर आंकड़े तक इतने मजबूत नजर आते हैं कि आप यकीन कर सकते हैं कि -7.5% की जीडीपी भी बुरी चीज नहीं है।